हिंदी में हम लोग एक चैप्टर समाप्त करने के बाद आज हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी एक चैप्टर जो आपका था बातचीत, बातचीत जो पाठ था वो आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। जो भी आपका प्रश्न उत्तर था, प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सब कुछ जो है क्लियर करा दिया गया था, ठीक है। तो जिन्होंने अभी एक चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, वह हिंदी प्ले लिस्ट करके ऐसे बना होगा, आप जाकर उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसने कहा था, और यह कहानी है। क्या है? कहानी, ठीक है। यानी जैसे हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे ना बातचीत, वो आपका ललित निबंध था, वैसे ही उसने कहा था वह ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। याद रखिएगा, उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है, तो आप कहिएगा कहानी है, ठीक है, कहानी। और इसका जो लेखक है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। इसका लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इसको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो उसने कहा था। उसने कहा था, एक गद्य खंड है, और गद्य खंड का आपका अध्याय दूसरा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेखक परिचय देखते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लेखक का नाम हम लोग याद करेंगे। कौन सा? लेखक का नाम, कि लेखक कौन है। तो ये पहले पाठ का नाम आप याद रखिए, पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, तो उसने कहा था। उसने कहा था। इसका लेखक कौन है? उसने कहा था, इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर विद्या की बात किया जाए कि यह कौन सी विद्या है, तो आप कहिएगा कहानी है। यानी साहित्य की या पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है कि उसने कहा था। जो पाठ है कौन सा? उसने कहा था। उसने कहा था पाठ का जो लेखक है वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और उसके बाद आगे कि उसने कहा था जो पाठ है वह साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि ये जो उसने कहा था कहानी है 1915 में। कब? 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में, ठीक है। और उसके बाद से देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहिएगा 7 जुलाई 1883। तो इसमें हम लोग देखा अभी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को। यानी जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। तो यहाँ से 5-6 पॉइंट निकल गया। सबसे पहले आपको बताएं, पाठ का नाम क्या था, तो उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। उसने कहा था पाठ का जो विद्या पूछेगा, तो विद्या कौन सी है? कहानी। यानी यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने कहा था एक कहानी है, ठीक है ना। क्या है? कहानी है। इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। और इनका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को जो है इनका निधन हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो जन्म पूछेगा तो जयपुर राजस्थान। और इनका मूल निवास कहाँ था, तो गुलेर नामक ग्राम, यानी गांव का नाम था गुलेर। क्या नाम था? गुलेर। ये जो गुलेर है वह गांव का नाम है। कांगड़ा जो वह जिला का नाम है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो आपका राज्य है, ठीक है।
तो इसको इसको याद रखिए, जन्म स्थान जो था ना वो जयपुर राजस्थान में। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। लेकिन ये रहते कहाँ पे थे? तो गुलेर नामक ग्राम, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी दोनों में अंतर क्या है? तो समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। जन्म स्थान और एक बगल है मूल निवास। जन्म स्थान कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे जन्म होता है, ठीक है ना, जहाँ पे जन्म होता है। और मूल निवास कहने का मतलब है कि कितना लोग को देखिएगा कि जन्म होने के बाद वो आदमी क्या करता है, उस जगह को यानी जन्म स्थान को छोड़कर और दूसरे जगह पर चले जाता है और वहाँ पे रहने लगता है। तो जहाँ पे वो जाकर रहने लगते हैं दूसरे स्थान पे, तो वहीं जो है ना मूल निवास कहलाता है, जहाँ पे हमेशा के लिए वो निवास करते हैं, बसते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मूल निवास कहते हैं। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जयपुर राजस्थान में। और मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम, यानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम था। इनके बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा हासिल किए थे। ठीक है, बचपन में किस विषय की शिक्षा हासिल किए थे? तो संस्कृत का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के जो है प्रमुख निबंधकार या लेखक थे? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के, द्विवेदी। ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे बालकृष्ण भट्ट। पहला चैप्टर, बालकृष्ण भट्ट जो थे वह भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु। लेकिन ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर में जो मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वह किस युग के है? तो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के है। किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के है। ठीक है, तो यहाँ तक ही पूरा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पाठ का नाम क्या था? तो पाठ का नाम था उसने कहा था। क्या नाम था? उसने कहा था। ये पाठ कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। विद्या क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके ऐसे कहानी हो गया। 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। तो उसके बाद से अगला पॉइंट हम लोग देखें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। और लेकिन इनका जो मूल निवास था वो गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, गुलेर नाम गांव था, कांगड़ा जिला था, हिमाचल प्रदेश राज्य में। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम। बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए थे। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह द्विवेदी युग के प्रमुख जो है वह निबंधकार, रचनाकार थे। किस युग का? तो द्विवेदी युग का। किस शताब्दी का? तो 20वीं शताब्दी का। ठीक है ना, अगर शताब्दी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी हो जाएगा। यहाँ से अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानी लिखी हैं। यानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानी लिखे। कितने? 3। पहला जो कहानी था वो सुखमय जीवन। कौन सा? सुखमय जीवन। दूसरा जो कहानी था वो आपका बुद्धू का कांटा। और तीसरा जो कहानी था उसका नाम था उसने कहा था। और ये जो है यही आपकी किताब में उसने कहा था जो प्रस्तुत की गई है। यानी इनकी तीसरी जो कहानी था वो आपकी किताब में दी गई है, उसने कहा था। ठीक है, यानी इन्होंने 3 ही कहानी के बदौलत, 3 ही कहानी के दम पर जो इन्होंने अमर हो गए थे। अमर रचना। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ना वो आपका उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानी लिखे हैं? तो 3 कहानी। कितनी कहानी? 3। 3 कहानी का नाम आप याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, जैसे एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन का देगा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। अब ऑप्शन में ये 3 गो दे देगा और एक कोई एक्स्ट्रा दे देगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और याद रखिएगा कि इनके जो दोनों कहानी है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये प्रकाशित कब हुआ था? ठीक है, यानी सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये प्रकाशित कब हुआ था? तो यह 1911 में। ठीक है, और जो हम लोग को पढ़ना है जो उसने कहा था, कौन सा? उसने
उसने कहा था जो हम लोग को पढ़ना है, या 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1915 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि यहाँ प्रस्तुत कहानी, यानी यहाँ पे जो उसने कहा था वो कहानी ही ना है, तो कह रहे कि यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना, अमर रचना कौन सी कहानी है? अमर रचना कौन सी कहानी है? तो आप क्या कहिएगा? उसने कहा था। क्या कहिएगा? उसने कहा था। ठीक है, उसके बाद से कि यह कहने का मतलब उसने कहा था। ठीक है ना, यह कहने का मतलब उसने कहा था। ठीक है, तो यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है, तो कहेगा हिंदी कहानी के विकास में किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है, तो फिर आपको आंसर क्या आ जाएगा? तो उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। इसको भी आप याद रखिए कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है? उसने कहा था। यह एक कालियाजी रचना है। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनकी कालियाजी रचना है? तो उसने कहा था। प्रसिद्ध फिल्मकार एक नाम है विमल राय। क्या नाम है? विमल, विमल राय। विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, यानी जो है आप एक फिल्म भी देख सकते हैं, सेम यही कहानी से फिल्म बनाया गया था, उस फिल्म का भी नाम था उसने कहा था। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से 4-5 कॉन्सेप्ट निकले, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना, अमर रचना या फिर कालियाजी रचना या फिर किस कहानी को मील का पत्थर, किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है? तो आप याद रखिएगा उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। ठीक है, इस सब आप उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। अब आगे कि एक क्वेश्चन और बनेगा कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो उसने कहा था कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई थी? तो विमल राय। किसने? विमल राय। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका 4 पॉइंट यहाँ से कवर हो गया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से इनकी थोड़ा सा हम लोग वृत्ति के बारे में चर्चा कर लें। देखिए, वृत्ति मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। वृत्ति कहने का मतलब क्या है? पेशा। यानी इनके पैसे का जो स्रोत था, यानी साधन जो था, वो पैसे कैसे कमाते थे वही है। तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, एक नाम है जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह। तो जय सिंह के अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर आ गए और जयपुर भवन में जो है छात्रावास के अधीक्षक बन गए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 1904 में लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, 1904 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ आ गए? तो मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद से वह किसके अभिभावक बन के, यहाँ से बनेगा कि किसके, किसके अभिभावक बनकर? तो आप याद रखिए कि खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए? तो मेयो कॉलेज अजमेर। एक यहाँ पे क्वेश्चन है। और उसके बाद कब? तो 1904 में। यानी इसमें टोटल जो है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। 1904 में पहला क्वेश्चन, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद से कहाँ आ गए? तो मेयो कॉलेज अजमेर, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सब जो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है।
चलिए उसके बाद से आगे देखते हैं कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आपको बताए थे कि बचपन में संस्कृत की शिक्षा हासिल की है, संस्कृत की शिक्षा। ठीक है, और फिर 1916 में जब वह संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा 1915 में क्या हुआ था, तो 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। 1911 में क्या हुआ था, तो इनका दो और कहानी था। कौन कौन, तो सुखमय जीवन। कौन सा, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये कहानी प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद से एक और हम लोग इनकी पेशा देखते हैं, वृत्ति। करा कि अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने। ठीक है, यानी अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में, ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, उनके निमंत्रण पर जो है बाद में उस कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाकर प्राचार्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो दूसरा चैप्टर का आपका जो लेखक परिचय है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बुद्धू का कांटा जो है वो रचना है, यानी बुद्धू का कांटा जो है वो किसकी रचना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बुद्धू का कांटा जब किसकी रचना है, तो आप कहिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगर बालकृष्ण भट्ट की बात किया जाएगा तो कौन है, तो बातचीत, जो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर कहेगा कि बुद्धू का कांटा जो प्रकाशित कब हुआ था, तो आपको बताए थे 1911 में। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में कुल 3 कहानी लिखे थे। एक का नाम था सुखमय जीवन। कौन सा, तो सुखमय जीवन। दूसरा का नाम था बुद्धू का कांटा। क्या नाम था, बुद्धू का कांटा। तो ये जो दोनों था वह 1911 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा जो था उसका नाम था उसने कहा था, जो आपकी किताब में प्रस्तुत है। ठीक है, तो यह 1915 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जब निधन कब हुआ था। यहाँ पे निधन पूछ रहे हैं, तो 12 सितंबर 1922 को जो इनका निधन हुआ था। ठीक है, यानी इनका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर जन्म स्थान पूछता, स्थान जन्म स्थान पूछता तब आप कहते जयपुर राजस्थान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, मूल निवास, तो मूल निवास इनका कहाँ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गांव का भी नाम ऐड कर देगा तो गांव का नाम हो जाएगा गुलेर। क्या हो जाएगा, गुलेर जो है गांव का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि चौथा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक, तो अभी आपको एक लाइन देखा है उसमें 3 क्वेश्चन बताए थे, तो वह किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए, तो किसके अभिभावक बनकर, तो याद रखिए खेतड़ी के नाबालिग राजा जो जय सिंह थे उनके अभिभावक बनकर। और ये घटना कब की है, तो 1904 में। यानी कब, तो 1904 में। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति में हम लोग पढ़े थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1904 में खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो हम लोग देखे पंडित शिवराम। क्या नाम था, पंडित शिवराम नाम था। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस वर्ष संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1916 में। कब, 1916 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी प्रकाशित हुई है, तो आपको बताए 3 कहानी उनकी प्रकाशित हुई है। कितनी, 3 कहानी जो उनकी प्रकाशित हुई है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी प्रकाशित हुई है, तो 3 कहानी उनकी प्रकाशित हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो आपको बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल 3 कहानी लिखे थे। ठीक है ना, कितने, 3। तो एक सुखमय का जीवन लिखे थे, बुद्धू का कांटा लिखे थे, उसने कहा था, या 1915 में प्रकाशित हुआ, 1911 में, और सुखमय जीवन 1911 में। यानी जो हारे को हरे नाम जो था वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये रामधारी सिंह दिनकर का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार या जो भी रचनाकार कहेगा। ठीक है,
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रहे तो द्विवेदी युग हो जाएगा। अगर बालकृष्ण भट्ट पहला चैप्टर का कहता तो आपका भारतेंदु युग हो जाता। तो अभी 9 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनकी अमर रचना। तो आपको बताएं कि जब भी अमर रचना या कालियाजी रचना या फिर हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, ये जब भी पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा, उसने कहा था। तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनकी अमर रचना है, तो उसने कहा था। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो अभी हम लोग देखे, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई है, तो विमल राय। किसने, विमल राय। उसने कहा था कहानी की कहानीकारक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान। कहाँ, जयपुर राजस्थान। रहते कहाँ थे, तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। उसने कहा था कहानी पाठ की कौन सी विद्या है, तो उसने कहा था जो है पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। कौन सी विद्या है, कहानी। कब प्रकाशित हुआ, 1915 में। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा कर्म प्रधान कहानी है। कैसे, कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। देखिए होता क्या है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा सारांश भी मतलब पाठ हम लोग आज नहीं, उसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका सारांश कम से कम पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक चीज समझा देते हैं, सारांश में चलकर देखिए। आप ऐसे समझिए कि ये जो कहानी है उसने कहा था। कौन सा, उसने, उसने कहा था। ये जो कहानी है वह टोटल जो है वह कुल कुल 5 भागों में विभक्त है। कितने, 5। 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये जो पहला भाग और पांचवा भाग, इसमें जो है ना वह युद्ध का वर्णन नहीं है। ठीक है। ये जो भाग है इसमें युद्ध का वर्णन, युद्ध जो है वह नहीं है। पहला और पांचवा में युद्ध नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जो है ना वो युद्ध का वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन नहीं है, तो 2 भागों में युद्ध का वर्णन नहीं है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। अभी जो कहानी की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत, ठीक है, कहानी की जो शुरुआत होती है वो अमृतसर, कहाँ, अमृतसर जो शहर है वहां से जो इस कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है। तो वहीं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। किस शहर का, अमृतसर जो है वो उसका चित्रण है। बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1911 में। कब, 1911। 1915 में जो था ना उसने कहा था। कौन सा, उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है, तो बताएं कि यह कुल जो है वो 5 भाग में विभक्त है। कितने, 5। पहला और पांचवा में युद्ध का वर्णन नहीं है, इसमें परिचय है। ठीक है ना, युद्ध का वर्णन नहीं है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जो है ना वो युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पे कर उसने कहा था कहानी में किस भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है, तो पांचवा में जो है वो नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें देखिए यहाँ पे अभी समझा है, तो इसमें जो युद्ध का वर्णन है, बाकी जो है वो पांचवा में युद्ध का वर्णन नहीं है। उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। कितने, 5 भागों में विभक्त है। और युद्ध का वर्णन कितने भागों में, तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 20 होगा, इस टाइपिंग हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन है।
उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन? तो दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला और पांचवा है, इसमें युद्ध का वर्णन नहीं है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में। 1916 में क्या हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। 1911 में क्या हुआ था? तो इनकी जो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा था वो प्रकाशित हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख कहानीकार एवं निबंध है? तो 20वीं शताब्दी के। अगर युग कहेगा तो द्विवेदी युग याद रखिएगा। ठीक है, द्विवेदी युग। तो ये आपका लेखक परिचय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव रहा। अब यहाँ से जो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कहानी का सारांश। देखिए, पहला चीज हम क्लियर कर दें कि इसमें हम लोग पाठ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ जो 5 भाग में है, वो पाठ जो है काफी बड़ा चैप्टर है, तो उसको कल की वीडियो में देख लेंगे अलग करके। आज जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सिर्फ लेखक परिचय, सिर्फ लेखक परिचय और कहानी का सारांश, यानी सारांश यानी छोटा रूप। ठीक है, कहानी का सारांश। और ये कहानी का सारांश जरूरी है, तभी जो आपको कहानी कल के वीडियो में समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कहानी का सारांश। चलिए, कहानी का सारांश में हम शुरू करते हैं। करेंगे उसने कहा था कहानी। ठीक है ना, शीर्षक के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ये तो हम लोग देख लिए। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इसमें कुल 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 3। देखिए, अब करें कि यह कहानी अमृतसर, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन देखे कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस शहर से शुरुआत होती है? तो अमृतसर। किस शहर से? अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का, ठीक है, तो याद रखिएगा कि लड़का का उम्र कितना था? लड़का का उम्र, लड़का का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। ठीक है, बाद में इसका नाम आके चलता है लहना सिंह। क्या नाम मिलता है? लहना सिंह। यानी कहानी में आगे जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग, तो उसमें कहानी में नाम क्या आता है? तो लहना सिंह। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, यानी अमृतसर के बाजार में वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, तो वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। जहाँ पे होता क्या है? तो 12 वर्ष का लड़का, इस लड़का का आगे चल के नाम क्या होता है? लहना सिंह। ये 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे, ठीक है ना, किस सवारी के नीचे? टांगे के नीचे आने से बचाता है, और यहीं से यह कहानी शुरू होती है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यानी हम लोग इसमें एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। कहानी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर से। ठीक है, लड़का का उम्र कितना रहता है? तो लड़का का उम्र जो है वह 12 वर्ष। कितना रहता है? 12 वर्ष। आगे चल के इसका नाम क्या होता है? तो लहना सिंह। इसका नाम आगे चल के क्या होता है? लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह। ठीक है, उसके बाद से लड़का करता क्या है? लहना सिंह, यानी लड़का कहने का मतलब लहना सिंह। ठीक है, तो ये 12 वर्ष का जो लड़का लहना सिंह क्या करता है? तो एक लड़की को, ठीक है ना, एक लड़की को, यानी उस लड़की का उम्र कितना था? तो 8 वर्ष। कितना था? 8 वर्ष। ठीक है, ये आगे चलकर सूबेदारनी के नाम से जानी गई है कहानी में। किस नाम से? सूबेदारनी। ठीक है, सबकी कहानी आगे हम समझा देंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर से। ठीक है, कहानी की शुरुआत कहाँ से? अमृतसर से। लड़का का उम्र 12 वर्ष, नाम आगे चलकर लहना सिंह। लड़की का उम्र 8 वर्ष, आगे चलकर नाम क्या होता है? सूबेदारनी। ठीक है, तो ये जो लड़का है ना, वो 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। किस सवारी के नीचे? टांगे। ठीक है ना,
टांगे के नीचे आने से बचाता है और कहानी यहीं से शुरू होती है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो दोनों लड़का लड़की है वो अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। कहाँ? मामा के यहाँ। यानी वह किस रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे? तो अपने मामा के, यानी दोनों के घर यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। लहना सिंह के गांव अलग था, उसके लड़की का जो सूबेदारनी है उसका जो गांव अलग था, लेकिन ये दोनों अपने मामा यानी किस रिश्तेदार के यहाँ आए थे? तो किस रिश्तेदार के यहाँ आए थे? तो अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। 12 वर्ष का लड़का, उसका नाम क्या रहता है? लहना सिंह, 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है और ये कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दोनों जो है वो चौक की एक दुकान पर सामान लेने आए होते हैं, ठीक है। यानी जो लड़का और लड़की दोनों, कहने का मतलब कौन? तो लड़का और लड़की दोनों की बात किया जा रहा है, ठीक है। लड़का और लड़की, यहाँ पे दोनों की बात किया गया। लड़का का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष। लड़की का उम्र 8 वर्ष। दोनों किसके यहाँ आए थे? तो अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, ठीक है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो अमृतसर से। तो ये सब एकदम दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि दोनों जो है वो एक दुकान पर सामान लेने के लिए आए थे। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, ठीक है। तो लड़का जो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की जो वो रसोई के लिए बढ़िया, यानी ये जो बढ़िया होता है रसोई घर का कोई सामान होता है, ठीक है। तो लड़का जो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और जो लड़की है वो बढ़िया लेने आई थी। यानी दोनों की मुलाकात जो है वो कहाँ होती है? तो चौक के आसपास एक दुकान होता है, उसी दुकान में जो है वह क्या होता है? दोनों की मुलाकात होती है। दोनों जो है अपने अपने घर के सामान लेने के लिए आए थे। जैसे यहाँ पे दे ही दिया कि लड़का जो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और लड़की जो अपने रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकान दुकान पर ही दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपनी पहचान बताते हैं। यानी क्या होता है, अब ऐसे समझिए कि जब ये दुकान पर पहुंचते हैं, कहाँ? दुकान पर। तो जब ये दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है? दुकानदार जो है ना, दुकानदार दुकानदार जब किसी से बातचीत कर रहा था, अपने हिसाब किताब कर रहा था, तब तक ये दोनों जो है लड़का और लड़की जो आपस में एक दूसरे की पहचान बताते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या क्या पहचान बताते हैं, तो अपने गांव वगैरह के नाम, मामा के नाम, ये सब बताते हैं, जो हम लोग कल के वीडियो में उसको पूरा डीपली हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज जो है हम लोग सिर्फ इसमें हम लोग सारांश देखेंगे, ठीक है। यानी कहानी को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग रूप देखेंगे, ठीक है। बाकी कल हम लोग डीपली देखेंगे। तो दुकान से अब यहाँ पे क्या होता है? तो दोनों जो है वो दुकान पर ही एक दूसरे से बात करके अपनी जो पहचान बना लेते हैं। दुकान से सामान लेने के बाद वह दोनों आप अपने घर के लिए जाते हैं। तो यहाँ तक पूरे कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहानी शुरुआत कहाँ से होती है? तो अमृतसर से। कितने वर्ष का लड़का? तो 12 वर्ष का लड़का। कितने वर्ष की लड़की को? तो 8 वर्ष की लड़की को किस सवारी के नीचे आने से बचाता है? तो टांगा के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद से दोनों किस रिश्तेदार के यहाँ आए थे? तो मामा के यहाँ आए थे। ये दोनों का भी सामान लेने के लिए चौक के पास जो दुकान में आते हैं, और वहाँ पे जो दुकानदार है वो व्यस्त रहता है, तो इस कारण से दोनों जो अपन उसमें पहचान बनाते हैं, और कुछ देर के बाद दुकान से सामान लेने के बाद दोनों अपने घर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया होगा। अब आगे की घटना देखिए। लड़का, मतलब जब वो रास्ते में चलते तो लड़का मुस्कुराते हुए लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। अब यहाँ से एक चीज शब्दार्थ याद रखिएगा। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी या सगाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लड़का जब लड़की से कौन सा प्रश्न पूछता है? तो तेरी कुड़माई हो गई, यही प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये प्रश्न रहता है लड़का का, यानी जो बाद में लहना सिंह जो है वो बनता है, ठीक है। तो लड़का जो लड़की से मुस्कुरा कर पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की जो वो शर्मा कर, यानी वह लज्जित होकर लाज से जो वह क्या कहती है? धत धत कहकर भाग जाती है। यानी उसका जवाब नहीं देती है कि सगाई हुई है या मंगनी हुई है कि नहीं, लेकिन वो क्या करती है? तो धत कहती है लाज से, और वहां से वो भाग जाती है। फिर क्या होता है? 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। यानी वो क्या होता है कि महीना दिन ये काम चलते रहा। फिर कभी दूध वाले के यहाँ, ठेले वाले के यहाँ, कहीं ना कहीं सब्जी वाले के यहाँ, ये लोग दोनों आपस में मिल जाते थे। और फिर लड़का जो वहीं बार बार प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की उत्तर में वहीं धत कहती थी और भाग जाती थी। यानी समझो ये जो प्रक्रिया था ना, यानी लगभग 1 महीना तक चला। लड़का और लड़की कहीं ना कहीं हमेशा मिल जाते थे।
फिर लड़का जो उसे चिढ़ाने के लिए पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की फिर वहीं उत्तर में क्या कहती थी, धत, और फिर भाग जाती थी। ठीक है ना, वो परेशान हो जाती है। एक दिन लड़के ने फिर पूछा, यानी अब वह बार बार परेशान करने के लिए पूछ रहा है, तो एक बार फिर लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने उसके विपरीत जवाब दिया। अब लड़की ने उसके विपरीत कहने का मतलब, जैसे एक महीना से तो हमेशा जवाब में क्या मिलता था, तो धत, हमेशा जवाब में क्या कहती थी, धत। लेकिन अब क्या हुआ, तो उसके विपरीत जो है वह जवाब दे दी, अर्थात उल्टा। यानी वो क्या कह दी, तो कह दी हाँ। यानी वह लड़का पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो एक दिन वो कह देती है हाँ हो गई कल। दिखता नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। सालू मतलब होता है दुपट्टा। क्या होता है, दुपट्टा। ठीक है, सालू मतलब क्या होता है, दुपट्टा। तो एक दिन लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़के ने उसके विपरीत जवाब दिया हाँ कल हो गई, दिखता नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। और यानी सालू मतलब क्या होता है, दुपट्टा, और वहां से वह भाग जाती है। अब लड़का हैरान और परेशान हो जाता है। ठीक है ना, यानी जैसे सुनता है कि इसकी सगाई हो गई है, मंगनी हो गई दूसरे से, तब लड़का जो है वह क्या होता है, हैरान हो जाता है, और फिर वापस वह घर जो है वह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वह लड़का जो ना लहना सिंह के नाम से जाना गया। आपको पहले भी बता चुके थे सारांश में, किस नाम से जाना गया, तो लहना सिंह के नाम से जाना गया। और लहना सिंह और उस लड़की की मुलाकात, लड़की की मुलाकात, लहना सिंह और लड़की की मुलाकात जो है सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय होती है। कब होती है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय होती है। ठीक है, लड़की और उसकी मुलाकात जो है, लहना सिंह की मुलाकात कब होती है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब ये मुलाकात कैसे होती है, तो इसके लिए एक आपको हम घटना यहाँ पे समझाते हैं, इसको आप क्लियर जो है वो बढ़िया से समझ लीजिए। देखो, तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो जो लड़की रहती है, यानी जो 8 वर्ष की लड़की रहती है, उसकी शादी हो गई रहती है। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध आता है, तो उस समय तक उस लड़की की शादी हो गई रहती है। और उस लड़की की जो शादी हुई रहती है, वह हजारा सिंह से। किससे, हजारा सिंह। ठीक है, तो लड़की की शादी किससे हुआ रहता है, तो हजारा सिंह से। ठीक है, यह जो हजारा सिंह था, वह सेना में था। ठीक है, सेना में था, और वह सूबेदार था। किस पद पर था, सूबेदार के पद पर था, सूबेदार के पद पर। ठीक है, तो लड़की की शादी किससे हुआ रहता है, हजारा सिंह। यानी लड़की के पति का नाम क्या था, हजारा सिंह। ठीक है, हजारा सिंह किस पद पर था, तो सूबेदार था, या फिर वो सूबेदार था। इसीलिए लड़की को है ना, तो सूबेदार की पत्नी को हम लोग क्या करेंगे, सूबेदार नहीं, यानी स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा, सूबेदार नहीं। तो इसीलिए आगे जब वो लड़की को सूबेदारनी कहा गया है, तो ये तो क्लियर हो गया सूबेदारनी क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आगे की घटना क्या बताए, तो लड़की की शादी हो जाती है किससे, हजारा सिंह से। ठीक है, और हजारा सिंह सेना में रहता है, यानी सैनिक में रहता है, सेना में। और किस पद पर रहता है, तो वो सूबेदार के पद पर रहता है। किस पद पर, सूबेदार के पद पर। तो लड़की को किस नाम से जाना गया, सूबेदारनी। इस लड़की की एक बेटा भी रहता है, जिसका नाम रहता है बोधा सिंह। क्या नाम रहता है, बोधा सिंह। और बोधा सिंह भी जो था ना, वो सेना में ही था। कहाँ था, सेना में था, ये भी सेना में था। और इसके जो पिता थे हजारा सिंह, ये भी सेना में थे। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया कि लड़की की शादी किससे होती है, हजारा सिंह से। हजारा सिंह किस पद पर आता है, सूबेदार के पद पर। हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। ठीक है, या फिर सूबेदारनी का लड़का का नाम क्या था, बोधा सिंह। ठीक है, और देखिए संयोग से, देखिए जो 12 वर्ष का जो लड़का था लहना सिंह, वो भी जो है ना लहना सिंह, ये भी जो है वो सेना में ही रहता है, उन्हीं लोग के साथ ये भी युद्ध लड़ता है। यानी जो लड़की के जो पति है हजारा सिंह, और जो बेटा है बोधा सिंह, इसी के साथ लहना सिंह भी युद्ध लड़ता है, सेना में ये भी रहता है। लेकिन लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। किस पद पर था, जमादार के पद पर। और जो लड़की के जो पति थे हजारा सिंह, वह किस पद पर थे, तो सूबेदार के पद पर थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इनकी मुलाकात, यानी ये लहना सिंह, लहना सिंह और लड़की, अब लड़की का आने का मतलब जो 8 वर्ष की लड़की थी, बाद में उसकी शादी सूबेदार से होती है, हजारा सिंह से, तो उसे सूबेदारनी कहा गया है। तो लहना सिंह और सूबेदारनी की मुलाकात जो है वह मुलाकात
25 वर्ष बाद होती है। यानी जब वह सुनता है लहना सिंह कि हाँ इसकी सगाई हो गई है, तो फिर उसके बाद से कितने वर्ष के बाद मुलाकात होती है, तो सीधे 25 वर्ष के बाद मुलाकात होती है। और ये मुलाकात जो है कैसी होती है, कैसे दोनों आपस में 25 साल बाद मिलते हैं, तो देखिए आपको क्या बताए, तो हजारा सिंह जो सूबेदारनी का पति था, इसका बेटा बोधा सिंह, और फिर लहना सिंह, ये जो तीनों थे वह किस में थे, तो सेना में थे। ठीक है, तो एक बार की बात है कि यह छुट्टी लेकर जो है ना लहना सिंह घर आए थे, लोग घर आए थे, तो लहना सिंह जब लाम पड़ जाते समय यानी युद्ध में लड़ने के लिए जाते समय वह हजारा सिंह के घर गया कि इन्हीं के साथ हम लोग साथ साथ में वह लड़ने के लिए वह चले जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, तो ये जैसे लहना सिंह जो है हजारा सिंह के घर जाता है, तब तक वो लड़की जो है ना वो लहना सिंह को, यानी जो लड़की रहती है सूबेदारनी, वो लहना सिंह को जो है पहचान लेती है। ठीक है, उसको जो है वह पहचान लेती है। ठीक है, अब पहचानने के बाद जो है ना वो क्या करती है, जो सूबेदारनी जो रहती है वो लहना सिंह को जो है वो अपने पास बुलाती है एकांत में, और कहती है जैसे मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था वैसे मेरे बेटे और मेरे पति का ख्याल रखना। ठीक है, और वह जो लहना सिंह है वो अपने प्रेम के लिए क्या करता है, खुद को बलिदान हो जाता है, खुद मर जाता है, और उसके पति और बेटे का जो है वह ख्याल रखता है। ठीक है, तो यही कहानी जो इसमें हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ से देख लीजिए, इस बात को 25 वर्ष बीत गया था, यानी जहाँ पे बोला था कि मतलब तो सगाई हो गई, तो इस बात को 25 वर्ष बीत गया था। अब लहना सिंह जो नंबर 77, तो क्वेश्चन पूछे कि लहना सिंह के सिख राइफल्स नंबर कितना था, तो 77। क्या हो गया, किस पद पर, तो जमादार पद पर हो गया। तो लहना सिंह के सिख राइफल्स का नंबर कितना था, 77। लहना सिंह और सूबेदारनी की पुनः मुलाकात कितने वर्ष के बाद होती है, तो 25 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्ष के बाद, तो 25 वर्ष के बाद ये दोनों की मुलाकात होती है। और लहना सिंह जो है किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। इसका सिख राइफल्स नंबर कितना था, 77। और उस लड़की की शादी किससे होती है, तो हजारा सिंह से। हजारा सिंह किस पद पर था, हजारा सिंह किस पद पर था, वह सूबेदार के पद पर था। लड़की या हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था, बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। अब है कि लहना सिंह याद करता है कि लहना सिंह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजार सिंह के घर गया था। बताया जाता है कि कैसे उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि वहाँ वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटा, उसका बेटा का नाम क्या था, बोधा, ठीक है ना, का ख्याल रखना। यहाँ सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। तो जो सूबेदारनी कहा जा रहा है, सूबेदारनी, जो सूबेदार, तो यहाँ पे क्या बताया जाए कि ये जो सूबेदारनी थी वह वही लड़की थी जो बचपन में मिली थी। तो लहना सिंह सूबेदारनी के प्रेम को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में समेटे रखा, और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर हजारा सिंह यानी उसके पति और बोधा सिंह की क्या किया, वह रक्षा किया। ठीक है, तो ये जो है आपका उसने कहा था कहानी का सारांश है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कल का वीडियो हम लोग पूरे जो उसने कहा था पाठ है उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।